हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करते हैं जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। और ये टॉपिक का नाम है रेवेन्यू सेटलमेंट्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से चल करके आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक के ये लागू होता है। अब यहाँ पे कुछ रेवेन्यू सिस्टम है, मैं कुछ इमेजेस डालूंगा, इमेजेस के बाद में कंटेंट भी होगा, तो हम दोनों तरीके से इसको स्टडी करेंगे। ये है बहुत बेसिक, अगर आप इसे टेक्निकली स्टडी करेंगे। देखिए, तीन टाइप के यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स थे, जिसको हम लोग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कहते हैं। एक परमानेंट सेटलमेंट हो गया, नाम ही बताता है कि परमानेंट है तो कुछ यहाँ पर होगा, दैट इज़ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होना चाहिए। रेवतवारी, सबसे पहले हम समझेंगे रेवत बोलते किसको है। महलवारी में हम सबसे पहले ये समझेंगे महल किसको कहते हैं। अब रेवतवारी, महलवारी, परमानेंट, ये तीन टाइप के सेटलमेंट्स हैं। अब इनको जिसने स्टार्ट किया, वैसे बहुत सारे लोग थे इसके पीछे, बट जो फाउंडर होता है और जो कार्यकर्ता अपना जो स्टार्ट करता है उससे, तो दैट पर्सन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में यहाँ पर आता है और इसने परमानेंट सेटलमेंट किया। कब किया? बंगाल ही सिर्फ एक ऐसा रीजन नहीं था, और भी रीजन थे, हम मैप भी देखेंगे आगे। ये सिर्फ इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ द ट्रेलर। थॉमस मुनरो, रेवतवारी सिस्टम, ये यहाँ पर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड करके दो बंदे हैं जो मद्रास के अंदर यहाँ पे इसको लागू करते हैं। उसके बाद में महलवारी सिस्टम, विलियम बेंटिक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन जाता है। जब वो आता है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हैसियत से आता है, बट अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ 1833 विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये सबसे पहले यहाँ पर लागू किया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। चलो अब यहाँ पर मैप देखते हैं अपन। नॉर्थ वेस्टर्न ये वाला एरिया प्रोविंसेस हो जाता है, ये इस तरफ का पर्टिकुलर पार्ट। थोड़ा सा अपन ये इसको कलर चेंज कर लेते हैं। चलो आगे, ये दिल्ली का पार्ट हो गया, फिर ये कैलकाटा का। अभी जो कलरफुल डिज़ाइंस यहाँ पे बने हैं, तो यहाँ पे अपन इसका इंडेक्स देखते हैं। देखो, परमानेंट सेटलमेंट, ये टेरिटरी ग्रीन में दिख रही है आपको। पहले यहाँ पे ये बांग्लादेश वगैरह ये सब इट वाज इंक्लूडेड इन दी बंगाल प्रोविंस ओनली। तो मेजॉरिटी बंगाल, बिहार का जो रीजन है यहाँ पर, एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ दी ओडिशा, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर हुआ। हम समझेंगे परमानेंट सेटलमेंट है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एरिया देख लेते हैं। उसके बाद में ये जो ऑरेंज कलर की जो टेरिटरी है, वो ये बताती है कि महलवारी यहाँ से यहाँ तक के चला, बराबर। ये महलवारी रीजन के बारे में ये दर्शाते हैं। ऑन दी अदर हैंड रेवतवारी, रेवतवारी देखो कैसे अलग अलग पॉकेट्स में फैला हुआ है। इस तरफ यहाँ से मद्रास है, बॉम्बे है, ये फ्यू पार्ट्स ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑल्सो। तो ये हमारा मैप हो गया। आप इस मैप को बड़े अच्छे से देख लीजिए, आपको प्लेसेस भी याद होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू नो द हिस्ट्री, यू मस्ट लर्न ज्योग्राफी ऑल्सो। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब एग्रीरियन पॉलिसी देखते हैं। सही बात है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, सदियों से रहा है, आज भी एग्रीकल्चर का मेजर हिस्सा यहाँ पे इंडिया के 18th सेंचुरी तक के हमारा जो एग्रीकल्चर का रिलेशन है और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बीच में अच्छी खासी बन रही थी। मीन्स हमारे जो क्राफ्ट्स हैं, हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, बाहर के मार्केट में उनका एक अच्छा खासा वजूद था। यहाँ से मार्केट से गुड सेल किया जाता था। आर मर्चेंट्स वेर यूजिंग द टेक्निक ऑफ द सेलिंग गुड्स इनटू द अदर मार्केट्स, and with the help of the trade they used to earn a lot of money also into the international market। सदियों से ऐसा चल रहा है। लेकिन ये ऐसे क्या हुआ, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स भी होने लगा, ये न्यू लैंड टेन्योर सिस्टम भी आने लगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगी। इनके न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये जो टेन्योर था वो क्या था, अब सब डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चर एक ऐसा बेस है हमारा जिसके ऊपर नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्सपांशन। देखो, इंडस्ट्रियल एक्सपांशन का मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आगे यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं किया, अपने तक ही सीमित रखा। इसकी वजह से हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी हुआ। बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, और एग्रीकल्चर यहाँ पे कैसे ब्रेक होता है।
बिकॉज ब्रिटिशर्स यहाँ पे कौन सी नीयत से आए थे? वो रूल करने आए थे। बेसिकली दे वर एक्सप्लॉइटिंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मीन्स। कम्युनिकेशन उन लोगों ने किया, लेकिन कम्युनिकेशन करने का जो रीज़न था वो भी एक एक्सप्लॉइटेशन का ही मीन्स था। एक इम्पीरियलिस्टिक नेचर था उनका कि कैसे अपने को विस्तारवाद करना है। लैंड टेन्योर से उनको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ, लेकिन जनता को कोई केयर नहीं। अगर आप पुराना इतिहास अगर देखते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, दे वेर वेरी मच केयरिंग अबाउट द पीजेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ दी, आप दिल्ली सल्तनत, मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया की बात कर लो, जो रूलर्स हैं हमारे, उन्होंने मैक्सिमम जो बेनिफिट है ना अपने को भी दिया है और उसके बाद में कल्टीवेटर्स को। ये मैं मैक्सिमम रूलर्स की बात कर रहा हूँ। बट ब्रिटिशर्स ने कभी हमारे कंट्री को मदर कंट्री समझा ही नहीं। उनका मदर कंट्री वॉज इंग्लैंड। रूथलेस पॉलिसी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, बाय हुक और बाय क्रुक अपने को पैसा चाहिए। ब्रिटिशर्स की ये नीति थी। चाहे सामने वाला पर्सन कैसे भी गरीबी में हो, उनको कुछ नहीं देखना है। एक पर्टिकुलर अमाउंट हैज़ बिन फिक्स्ड, वो आपको पैसा उतना पे करना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ज़मींदारी परमानेंट सेटलमेंट। पहले हम एरिया देख लेते हैं जो अभी देख चुके हैं ऑलरेडी मैप में। बंगाल, बिहार, बनारस, पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड द नॉर्दर्न कर्नाटका, ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आता है। मेजॉरिटी उसका जो एरिया था दैट केम अंडर द बंगाल एंड दी बंगाल, बिहार एंड द ओडिशा रीजन। माहलवारी सिस्टम की बात करते हैं तो 30%, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है माहलवारी का रहा है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब। ठीक है, आगे देखते हैं रेवतवारी सेटलमेंट के अंदर 51%, सबसे ज़्यादा रेवतवारी सेटलमेंट है। और ये बॉम्बे, मद्रास और ये आसाम एंड अदर पार्ट्स, अभी मैंने बताया था ना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो येलो टाइप का दिख रहा था, तो बस बेसिकली रेवतवारी सेटलमेंट यही है। अब ये सेटलमेंट होते क्या हैं, कैसे ये परसेंटेज इतना यहाँ से बढ़ता है, और उसके बाद में इट डिपेंड्स ऑन दी जोग्राफिकल फैक्टर्स। लेकिन ये अलग अलग लैंड टेन्योर्स होते क्या है, आगे कुछ पेजेस में देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। देखो नाम ही आपको बहुत कुछ बता रहा है। परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज दी जमींदारी सिस्टम। वॉरेन हेस्टिंग, इसके बारे में तो ठगी के बाद बहुत कारनामे इसने बहुत लोगों को ठगा है अपने यहाँ पर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 17, ये कॉर्नवालिस के पहले आता है बेसिकली, और ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। सबसे पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो रॉबर्ट क्लाइव है। ये सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। इसने एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम ईजाद किया था। देखो अब ये सिस्टम यहाँ पर ये लोग क्यों बना रहे हैं, उनके पीछे एक रीज़न है, उनको पैसा चाहिए ना। यहाँ पर वो लोग मैक्सिमम एक्सपांशन कर रहे हैं। एक्सपांशन करने के बाद में दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द फार्मर्स, फ्रॉम द पीजेंट्स। अब यहाँ पर एनुअल लैंड रेवेन्यू मतलब ये था कि सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग। थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा ज़मीन, उसी को ज़मींदार को दी जाएगी। ब्रिटिशर्स कोई यहाँ पे रोल प्ले नहीं करते थे। ज़मींदार जो है, ज़मींदार को 89% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये उसने कलेक्ट किए, इतने कम तो नहीं होंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल 100 रुपये अगर वो कलेक्ट करता है तो 89 ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है और 11 रुपये अपने पास रखना है। और इसके बीच में इतने सारे इंटरमीडियरीज हो जाते थे, ज़मींदार कभी खुद से टैक्स कलेक्ट करने तो जाएगा नहीं। मान लेते हैं कि अगर 1 रुपया अगर टैक्स कलेक्ट करना है फार्मर से, उस ज़मींदार के अंडर में जितने भी जो पीजेंट्स आते हैं वो अपने बंदों को भेजेगा। वो अपना कमीशन लगा लगा करके वो 1 से 1.5, पौने 2 या 2 रुपये तक के पहुंच जाता है। फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ जाएगा? ये पीजेंट्स के ऊपर पड़ जाएगा। ज़मींदारी राइट्स में पीजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर कोई भी यहाँ पर बेनिफिट उनको नहीं हो रहा है। बस उनको सिर्फ अमाउंट ऑफ मनी देना है। ज़मींदार को कैसा है कि सूरज डूबने से पहले एक पर्टिकुलर डेट, टाइम वगैरह बताया जाएगा, डे दिया जाएगा कि इस दिन आपको अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे जमा करना है। अगर आप लेट हो गए तो आपकी जो ज़मीन है दूसरी को नीलामी में दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में ये कॉर्नवालिस नाम का बंदा है। देखो इसको चलाने वाला जो है ये कॉर्नवालिस है। जो अभी मैंने पूरा परमानेंट सेटलमेंट जो ज़मींदारी है उसको एक्सप्लेन किया, उसको चलाने वाला कौन है? कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एनुअल सिस्टम चलाया था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको भेजते हैं कि देखो भाई बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया के अंदर, जो हमारी टेरिटरीज आई हैं जो हमारे कब्जे में है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ पर लेकर आओ कि हमको पैसा भी जनरेट होते रहे और उसके बाद में कल्टीवेटर्स का फ़ायदा भी होते रहे। बेसिकली पैसा जनरेट हुआ लेकिन कल्टीवेटर्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, इन दोनों के साथ में मिल करके इसने जो एनुअल सिस्टम है जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगाया था, इसको कर दिया एबॉलिश और एक सिस्टम लेकर आया कि हम एक अमाउंट ऑफ मनी वगैरह हम लोग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ज़मींदार है, तो ज़मींदार के पास एक जो ज़मीन है उस ज़मीन से अपने को 1000 रुपये सालाना आना चाहिए। ये अमाउंट ऑफ मनी जो है वो 10 ईयर्स तक चलेगा और 10 ईयर्स के बाद में रीअसेसमेंट होगा। बेसिकली क्या है ना कि इसको ये एनुअली सिस्टम ख़त्म ये लोग करना इसलिए चाहते थे। जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो चलाया था उसके पीछे ये रीज़न है कि उन्होंने ये देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है और हर बार है ना प्रोडक्टिविटी फसलें जो है वो कभी ज़्यादा कभी कम, और हमको जो पैसा मिल रहा है तो हम लोगों ने एनुअल के हिसाब से कलेक्ट करना स्टार्ट किया है। तो इस हिसाब से ये लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आया जाए जो स्टेबिलिटी मेंटेन की जाएगी यहाँ पे। अब स्टेबिलिटी के चक्कर में कैसा है कि 100 रुपये में से 89 रुपीज़ किसको जमा करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11 रुपये ज़मींदार रखेगा। लेकिन अब जो टैक्स कलेक्शन का जो पूरा सिस्टम है, टैक्स कौन कैसे कलेक्ट करता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बीच में पिस कौन रहा है, किसान पिस रहे। अब देखो यहाँ पर अब डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत आपको शायद नहीं पड़ेगी। ज़मींदार यहाँ पे ओनर होते हैं जब तक कि वो लोगों ने टाइम पर पैसा दिया। मैंने अभी आपको ये कुछ टाइम पहले समझाया। 89% गवर्नमेंट को जाएगा, 11% ज़मींदार रखेंगे। रेयॉट्स जो है वो टेनेंट्स के तौर पे काम करते थे जब तक कि वो ज़मींदार को पे करेंगे, ज़मींदार उनको अपने यहाँ पे रखेगा, अदरवाइज वहाँ से भगा देगा। बराबर। नो एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशल फंक्शन ऑफ द ज़मींदार। पहले के ज़माने में थोड़े मोड़े फंक्शंस होते थे, अब ये जो भी फंक्शन होंगे वो अंग्रेज़ों के हाथ में होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। देखो ज़मींदारी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे छोटा सा एक पिरामिड है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, सबसे नीचे पीजेंट्स है। वो ज़मींदार को पैसा देते हैं, ज़मींदार जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। सेटलमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, इसको अफरा तफरी में जैसे तैसे इसको अनड्यू हेस्ट से, मतलब कोई सिस्टम नहीं था लागू करने का, जैसे तैसे उन्होंने सिस्टम, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। नो सर्वे ऑफ लैंड एंड असेसमेंट, कोई सर्वे नहीं किया जाने वाला, बस यहाँ से अपने को इतना पैसे लेना है। भाई उसका सर्वे तो करो, लैंड को देखो कि बंजर ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है कि मिडल टाइप की ज़मीन है, उसको असेसमेंट करो कितना इसके अंदर फसल हो सकती है, उसके बाद में आप उसके ऊपर टैक्स वसूली करो। आप बस ये हमको इतने पैसे चाहिए, आप बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी आपको पैसे जमा करने हैं। तो ये सिस्टम गलत था। अब ये सिस्टम कैसे था कि पहले साल में कितने कलेक्शन हुए, उस कलेक्शन के हिसाब से इन्होंने अपना सिस्टम बेस किया हुआ था। तो ये कुछ हद तक के सही है, लेकिन हर साल वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस और हर साल सॉइल की फर्टिलिटी वैसी तो नहीं होती है ना। तो असेसमेंट सिस्टम इनका नहीं था। रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा फिक्स किया गया था, इट वाज टू हाई, और ज़मींदार ज़्यादा पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाते थे। मतलब उनकी पेमेंट है ना टाइम पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन हमारे ज़मींदार भी कम चालाक नहीं थे। ज़मींदार अपने बंदों को ऑलरेडी बिठा के रखते थे, नीलामी का जब सेशन चल रहा होता था उस इवेंट में वही बंदा बोली लगाता था जो ज़मींदार का बड़ा खास होता था। मतलब घूम फिर के इनके पास ही ज़मींदारी राइट्स घूम रही होती थी। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ सोर्सेस बताते हैं अपने को। तो रेवेन्यू फिक्स्ड बहुत हाई था। अब ज़मींदार भी कितना, वो अगर उसके पास इतना टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है तो सामने वाले बंदे की वो जान तो नहीं ले लेगा ना। अगर वो जान ले लेगा तो भी उसके पास पैसा तो नहीं आने वाला है। तो कुछ ज़मींदार थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे और इसकी वजह से यहाँ पर फेल हो जाया करते थे। कुछ ज़मींदार बड़े हार्श रहते थे, फिर भी फेल हो जाया करते थे। तो उनकी नसीब के ऊपर था ये। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ा, कल्टीवेटर्स को। ज़मींदार्स डिड नथिंग फॉर द टेनेंट्स। जैसे अभी मैंने बताया, ग्रेट एडवांटेज, रेगुलर इनकम एंड दी स्टेबलाइजेशन। ये किसके लिए था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। 10 साल के लिए सिस्टम फिक्स कर दिया है, अपने को एक पैसा आएगा, आराम से झोली भरना है, झोली भरो आंदोलन करना है। बट नो वेलफेयर टू द पीजेंट्स। पीजेंट्स कैसे जाता है खेत में,
बॉडी उसकी एकदम स्केलेटन टाइप हो गई है, खाने के लिए कुछ है कि नहीं, कि ज़मींदार के बाद में ज़मींदार वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए, सॉरी वो पैसे देने के लिए कहीं से उधार ले रहा है, उधार के इंटरेस्ट भी चुका पा रहा है, ये कोई नहीं देखता। तो ये सिस्टम दरअसल बेसिकली इट इज़ अ फ्लॉप टाइप ऑफ सिस्टम। महलवारी सेटलमेंट देखते हैं। महलवारी, महल का मतलब एक ये होता है फ्रॉम द टर्म महल, नेबरहुड और द क्वार्टर। थोड़ा इसको और अपन डिटेल में देखेंगे। बेसिकली एक विलेज या तो मोर देन वन विलेज एक यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट होता है। देखो इसके पहले क्या था, जमींदार, जमीन है उसकी, उसके ऊपर रेयत काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फार्मर्स काम कर रहे हैं, फार्मर जमींदार को टैक्स पे करेंगे, जमींदार मिडलमैन है। यहाँ पर क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल विल कम टुगेदर। यहाँ पे दो टाइप के अपने तरीके से होता है। एक तो ज़मींदार है, एक विलेज के अंदर बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और सबसे आसान तरीका ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया के अंदर, विलेज के अंदर एक हेडमैन को चुन लिया गया और उसके बाद में सारा विलेज का टैक्स वही देने वाला है। उसको हम लोग कहते हैं कोशेयर्स। क्या कहेंगे, कोशेयर्स। इंक्लूडिंग विलेज कॉमन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, पास्चर्स, सारी ज़मीनें जो जंगलात है, जो जानवर वगैरह चारा मतलब चारा चरने के लिए जहाँ पर जाते हैं, वो भी सारी ज़मीनें, कॉमन लैंड, खेती बाड़ी, ये सब लोग, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी ये ज़मीन है, मेरी वो ज़मीन, सबकी ज़मीन है, सबके कैटल हैं वहाँ पर, सबके पशु है, सबके जानवर है, वो किसी एक का नहीं है, बिकॉज सबको मिल करके टैक्स पे करना है। यहाँ पर अगर कोई गांव छोड़ के जाता है तो भी आपको इतने ही टैक्स पे करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो लिटरली गांव से किसी को जल्दी निकालते भी नहीं थे, क्योंकि उसका बर्डन फिर सभी को झेलना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ द महलवारी, ये 1801 में अवध, जो नवाब ऑफ अवध है, उन्होंने कुछ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह सरेंडर किए, और वैसे नाम पड़ जाता है उसका सीडेड डिस्ट्रिक्ट। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली है ना, यहाँ पर पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाता है उस सीडेड डिस्ट्रिक्ट का। उसने कुछ डिमांड रखे, और ये डिमांड 3 साल के लिए थे। अच्छा, पहले जो नवाब ऑफ अवध जो डिमांड करते थे, जो उनको टैक्स मिलता था, नियरली अराउंड उससे 20 लाख रुपए ज़्यादा इन्होंने डिमांड रखे। मतलब इनकी लालच कितनी ज़्यादा है कि जो पहले असेसमेंट नवाब साहब किया करते थे उससे भी कई गुना ज़्यादा इन्होंने डिमांड रखा कि इतने पास, हमारे पास 3 साल में पैसे आने चाहिए। अब वो कैसे भी आए, तो इनकी पॉलिसी क्या थी, रिजिड पॉलिसी थी। ऑल रिकमेंडेशंस, मतलब सारा जो भी काम करेगा, मैंने बताया अभी कौन, हेडमैन और दी लंबरदार भी कहते हैं उसको, कि वो जो भी रिकमेंडेशन देता है, कहाँ से किसकी ज़मीन है, उसका नक्शा वगैरह खींचना, क्या डिमांड्स हो सकते हैं, कैसे कलेक्शन करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जिससे मतलब है यहाँ पर, पैसे से मतलब है। पैसा कौन देगा, सबका मिला करके विलेज हेडमैन देगा। अब यहाँ पर 80% अंडर ज़मींदार। देखो मैंने बताया था ना, 2 टाइप का यहाँ पर है। अगर ज़मींदार अगर बीच में मिडल मैन होता है, तो वहाँ पर उस एरिया में 80% ज़मींदार को टैक्स निकाल के देना है, और उसमें से फिर वो कुछ शेयर अपना रखेगा। अभी आप समझ सकते हैं। 95% अंडर कल्टीवेटर्स इन कॉमन टेनेंसी, मतलब अगर सब मिलजुल करके काम करते हैं एक गांव में, और एक विलेज हेडमैन, एक गांव का मुखिया अगर कोई होता है, और वो टैक्स अगर सबका मिला करके पे करता है, तो 95% ऑफ द टैक्स देना पड़ता है। 100 रुपये में से 95 रुपये देंगे तो क्या बचेगा। डेवलपमेंट ऑफ द महलवारी सिस्टम, यहाँ पर ये एक रेगुलेशन है, एक एक्ट है, इसके तहत ये पास किया गया। उसका एक्ट का नाम है रेगुलेशन 7 ऑफ 1822। अब इसके वजह से तबाही थी, जिसको हम लोग कहते हैं मिजरी। बहुत ही एकदम खतरनाक तरीके से इनकी लाइफस्टाइल चल रही थी, और इन्होंने पीजेंट्स के लिए सच में कुछ भी नहीं किया। विलियम बेंटिक यहाँ पर जब आता है, तो उसने दूसरा रेगुलेशन पास किया 1833 में, जो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी गई पेमेंट ऑफ मनी में, लेकिन फिर भी उनके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व नहीं हो पाए। और उसने ये बताया कि अब लैंड का असेसमेंट होगा। अब ऐसे आंख बंद करके भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, वो नहीं चलेंगे। और स्टेट ने अपना डिमांड रखा 66% फॉर 30 ईयर्स, मतलब 2/3, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा जो है, वो अगर प्रोडक्शन होता है, तो उसका अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू है, पैसा है, वो किसको जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा, और एक हिस्सा किसानों के पास जाएगा। पहले से फिर भी थोड़ा सा ठीक है, इतना ज़्यादा ठीक नहीं है।
और ये जो बेंटिक ने सिस्टम लागू किया था ये किसके अंडर में कंप्लीट हुआ? जॉन थॉमसन के अंडर। तो जो महलवारी जिस रेगुलेशन से आता है उस रेगुलेशन का नाम है 1822 रेगुलेशन 7। बहुत हार्श था ये। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 80% जमींदारी अगर होगी तो जमींदार के अंडर में होगा तो ठीक है। और ये ऐसे सिस्टम थे 95 अगर सारे लोग मिल करके पेमेंट दे रहे हैं अंडर द विलेज हेडमैन और दी कोई भी गांव का मुखिया जिसको मना दिया, बराबर, ये पॉइंट था अपना। अब यहाँ पर जब बेंटिक आता है तो उसने पास किया रेगुलेशन ऑफ 1833 जिससे थोड़ी राहत मिल जाती है। 66% उनको सिर्फ पेमेंट करना पड़ता है। अब सिर्फ नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाओगे 66,000 आप टैक्स पे करोगे, 33-34 आपके पास बचेगा, तो अभी आप सोच सकते हैं कैसी हालत होगी। सहारनपुर रूल्स, अब वो भी इतना हार्श था। तो सहारनपुर रूल्स ने क्या किया कि भाई 1855 के अंदर जो पास हुआ इट वाज अंडर द लॉर्ड डलहौजी, बराबर। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड है 1848 से लेकर के 1856 तक के। तो ये कहा कि भाई 50-50 करते हैं, आधा तुम रखो आधा हम रखते हैं। तो थोड़ा सा एक नॉर्मल कंडीशन के तरफ, लेकिन महलवारी ने फिर भी एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट, जहाँ पर भी ये चल रहा था वहाँ पर इतना तगड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाया। आगे देखते हैं महलवारी की कुछ यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स है। देखो, लैंड डिवाइड इनटू महल, ईच महल कंप्राइज 1 और मोर विलेजेस। मैंने बता दिया ना कि महल के अंदर अलग अलग डिफरेंट या तो एक से ज़्यादा विलेज। ओनर राइट वेस्टेड विद द पीजेंट्स, किसानी है वहाँ पे। किसान अबैंडन अगर होता है कोई भी, अगर गांव छोड़ के जाता है, बेसिकली इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसको जाने दिया नहीं जाता है। अगर कोई बीमार होगा तो भी सब मिल करके काम करने वाले, उतना ही पैसा होने वाला है। अगर कोई ज़्यादा अगर आपकी खेती हो गई तो भी उतना ही पैसा निकलने वाला है। विलेज कमेटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स, और ये टैक्स किसको मिलेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को मिलता है। 2 टाइप देख चुके हैं अपन। परमानेंट सेटलमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द जमींदारी सिस्टम। उसके अंदर जमींदार को पूरा टैक्स कलेक्ट करके देना होता है। महलवारी के अंदर अगर कोई जमींदार रहा तो जमींदार देगा वहां पर 80%। मेजॉरिटी जगह पर क्या होता है, महलवारी के अंदर एक लीडर होता है गांव का, सारे लोग यूनियन के अंदर वो सारी चीज़ें हेल्ड करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेगा ये मेरी ज़मीन है तुम यहाँ पे काम मत करो, नहीं, सब कुछ साथ में होता है और टैक्स भी सब लोग साथ में भरते हैं ऐसे। तो ये महलवारी सिस्टम है। चलो, रेवतवारी सेटलमेंट, ये क्या होगा? ये हमारे शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिनका पीरियड है 1540 से लेकर के 1545 तक के। ये मेडिवल टाइम में आते हैं, बाबर के बाद, हुमायूं के बाद और अकबर के पहले। अब ये बेसिकली ऐसा है कि किसान के बेटे थे ये, और इनको बहुत अच्छे से पता था कि पीजेंट्स बेचारे होते हैं और उनको इतना हार्श प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जब जैसी जिसकी सत्ता होती है वो तो उसी के साथ हो लेते हैं। उनका काम ही यही होता है कि सामने वाले का पेट भरना। गुड, मिडल, बैड, 3 टाइप के इसमें इन्होंने डिवाइड किया ज़मीन को। इनका ये सिस्टम था कि सर्वे करना है, उसके बाद में फिक्सेशन करना है। कुछ तो सीखना था ब्रिटिशर्स को इनसे, लेकिन कुछ नहीं। ब्रिटिशर्स का क्या था, पैसा चाहिए, ओनली पैसा। तो उनका फिक्सेशन भी नहीं। अब यहाँ पर शेर शाह सूरी उनसे कितने साल पहले उन्होंने सर्वे किया, मेजरमेंट किया, उसके बाद में फिक्स किया, ज़मीन देखा, क्वालिटी देखा कि कौन से टाइप का सॉइल है, कल्टीवेशन, अगर वो रेगुलर कल्टीवेशन में तो उसको पोलाज कहते हैं, अगर वो नॉर्मल कल्टीवेशन में परौती, उसके बाद में बहुत ही बेकार कंडीशन में तो बंजर हो गया। सबका अलग अलग टैक्स निकलता है। तो वैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देख रही थी। एवरेज रेट उसका निकाला जाएगा जिसको अपन कहते हैं राय, RAI, बराबर। कल्टीवेटर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी नाम पर पड़ जाता है रेयोत। कल्टीवेटर जो खेती करने वाला है, किसान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयोत। तो रेयोतवारी किसान से एसोसिएटेड है। बाकी के भी तो 2 किसान से ही एसोसिएटेड है ना, तो इसमें क्या फ़र्क है, देखते हैं आगे। चलो, राय जो सिस्टम है ना, जो ये शेर शाह सूरी ने चलाया था, तो इसको अकबर ने भी एक्सेप्ट किया था। बेसिकली अकबर को एक तैयार किया हुआ ऑलरेडी मॉडल मिल चुका था और वो सिस्टम को उसने और थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। देखो, ये 2 बंदों के नाम याद रखना है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये कहाँ पर, मद्रास प्रेसिडेंसी
में सबसे पहले लागू हुआ, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने वो मैप में देखा है। और उसके बाद में कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड हुआ, बंगाल, आसाम एंड कुर्ग, कुछ कुछ पार्ट्स में, जहाँ जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स है अकॉर्डिंग टू दी जोग्राफिकल नेचर, जहाँ पे पहले जिस तरीके से काम चल रहा था। देखो कहीं पर रेवतवारी हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अच्छे तरीके से चला है, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री मराठास का वैसा था, तो लोग जिस हिसाब से यूज टू है, तो ब्रिटिशर्स वहीं उनको उसी हिसाब से टैकल करने की कोशिश करते थे। तो ये थोड़ा वो समझ चुके थे बहुत अच्छे तरीके से। पीजेंट्स डायरेक्ट पेमेंट टू द स्टेट 55% ऑफ द प्रोड्यूस, इसी के लिए तो इसको रेवतवारी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली पीजेंट जो किसान है वो पेमेंट देगा, किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को, समझे। तो मैं जमींदारी सिस्टम के बीच में मीडिएटर था, यहाँ पर विलेज हेडमैन या तो गांव का कोई मुखिया मीडिएटर था, या तो इफ जमींदार अगर कोई रहता है तो। लास्ट वाले में रेवत जो है वो उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, रेवत डायरेक्टली पेमेंट करेगा कि मेरा पैसा है भाई, ये मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ पे खेती करता हूँ, पकड़ो पैसा, कोई ज़मींदार नहीं, कोई माहलवारी नहीं, बराबर। लेकिन यहाँ पर कुछ किस्से थे। अब ये मिराजदारी देखो, मेजॉरिटी जगह पर रेवत खुद पेमेंट किया करता था, लेकिन कुछ जगह सिस्टम ऐसे चल रहा था कि ये मिरासीदार की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन होती थी, समथिंग टाइप ऑफ दी ज़मींदार ओनली, तो ये लैंड होल्डर्स होते थे, और इसके ऊपर काम करने वाले कौन होते थे, वही रेवत। तो मिरासीदार जो है ना, ये रेवत को एक्सप्लॉइट किया करते थे। यहाँ पे कहीं बहुत सारे जगह केसेस आए हैं, जैसे बंगाल वगैरह के अंदर अपने को केसेस देखने के लिए मिलते हैं। हाई असेसमेंट, इतना ज़्यादा हाई असेसमेंट था कि पीजेंट्स जो है वो बेचारे सिर्फ उसका इंटरेस्ट ही भर पाते, मतलब वो पैसा पे करने के लिए भी सामने से उधार लेना पड़ता, और वो उधार लेते थे तो उसका वो इंटरेस्ट ही सामने वाले जो मनी लेंडर है उसको भर पाते। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सर्कल था। असेसमेंट देखते हैं इस चीज़ का कि 19th सेंचुरी में बॉम्बे मद्रास में आया, उसके बाद में रेवत, कल्टीवेटर और स्टेट के बीच की ये चीज़ें हैं कि भाई पैसा इतना है, ठीक है, इतना पैसा मैं आपको दूंगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा। 30 साल तक के चलाने की बात की उसको, और 30 साल के बाद में वापस से इसको रीअसेसमेंट किया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, पैसा बढ़ता है, पैसा घटता तो वैसे नहीं है, बढ़ता ही है। उसके बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और उसके बाद में पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, ज़मीन कैसी होगी, बरसात कैसी होगी, क्या है, तो उस हिसाब से पैसा बाद में वो लोग बढ़ाएंगे, रीअसेसमेंट करेंगे। 55% ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब जितना खेती होती है उसका 55% आपको प्रोड्यूस देना है। नो मोटिवेशन फॉर दी कल्टीवेटर्स, बस खेत में हल चलाओ, पैसा भरो, यही था। कोई मोटिवेशन नहीं कि आप अगर ज़्यादा खेती करोगे तो आपको रेमिशन मिलेगा, गांव को कुछ ऐसा होने वाला है, माहलवारी में ज़मींदार कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है, कुछ नहीं। ये लोग तो ऐसे भी किया करते थे कि जब ज़मींदार आके बैठता है तो ज़मींदार को एक्स्ट्रा कुछ और बेनिफिट्स मिलते थे वहाँ पर। ज़मींदार आया तो उसको थोड़ा कुछ अलग से कैश में कुछ दिया जा रहा है, काइंड में कुछ दिया जा रहा है, ताकि ज़मींदार साहब खुश हो जाएंगे। कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट आया तो उसको कुछ और खिला पिला करके, लाइक अच्छा खासा खान पीन वगैरह हो रहा है वहाँ पर, उसके लिए डिनर वगैरह सेटअप किया जा रहा है, लंच वगैरह। तो ये बेसिकली इट वाज द टाइप ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर एसोसिएट्स। चलो आगे बहुत शॉर्ट में कुछ देखते हैं यहाँ पर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन ब्रिटिश इंडिया, ज़मींदारी, रेवतवारी, महलवारी, मेजर सिस्टम्स यहाँ पे अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे। ज़मींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, और यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस जैसे भी अपन देख चुके हैं, बराबर। जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, यहाँ पर 89% उनको देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक पर्टिकुलर डेट टाइम वगैरह के आसपास में, अदरवाइज देयर लैंड विल बी ऑक्शन नीलाम कर दी जाएगी। तो राइट्स टू कलेक्ट दी रेंट, ज़मींदार ही राइट कलेक्ट करता था बैठकर, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी को काम पे लगाया था और पैसा खूब वसूली कर रहे थे ये लोग। रेवतवारी, थॉमस मुनरो यहाँ पर है 1820 के अंदर। बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, आसाम और कुर्ग
कर्नाटक का जो एरिया है वहाँ पे लगाया गया। यहाँ पे रॉयत और रैयात जो भी है ये फार्मर्स कल्टीवेटर्स होते हैं, डायरेक्टली पेमेंट वही करते हैं। जैसे भी हम लोगों ने देखा, कलेक्टेड डायरेक्टली टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट। विलियम बेंटिक ने माहलवारी सिस्टम चलाया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, गंगा वैली, विलेज कमिटी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अभी हम लोगों ने बात की ना इसके ऊपर कि कुछ भी हो जाए, कोई गांव छोड़ के जाने वाला है, कोई बीमार रहे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हाइपर एक्टिव है, सबको टैक्स मिलाकर ही भरना है। सिंपल। चलो, होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड जय हिंद।